सबसे पहले आखिर था क्या? मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा आंसर देती है जो इंसानी सोच को हिला कर रख दे। क्या बिगिनिंग से पहले भी कोई बिगिनिंग थी? हम सब सितारों से बने हैं। कायनात के एटम्स खुद अपने आप को देख रही है, सोच रही है और सुन रही है। एक ऐसी शॉकिंग आयत जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि जरा तसव्वुर करें, एक ऐसी कैफियत जहां कुछ भी मौजूद नहीं था। न चांद, न सितारे, न आसमान, न जमीन, न रोशनी, न अंधेरा, न आवाज और ना ही खामोशी। एक ऐसी कैफियत और एक ऐसी हकीकत जहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था जो एक इंसानी दिमाग तसव्वुर कर सके। सिर्फ एक ऐसी पुरसरार कैफियत जो हर एक मंतक और हर सोच के दायरे से बाहर हो। फिर यूं होता है कि एक कायनात वजूद में आती है जिससे स्पेस, टाइम, मैटर यानी कि मकान, वक्त और मादा वजूद में आता है, जिसमें आप और मैं जी रहे हैं। इस अमल को साइंसदानों ने बिग बैंग का नाम दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे और हम ये कैसे मान लें कि कायनात की भी कोई इब्तिदा है और ये शुरू से ऐसी नहीं थी? और अगर मान भी लिया जाए तो आखिर बिग बैंग से पहले क्या था? क्या बिग बैंग से पहले भी कुछ मौजूद था? क्या बिगिनिंग से पहले भी कोई बिगिनिंग थी? आए इस एपिसोड में इसको तफसील से समझते हैं और चलते हैं उस पार। साइंसदानों के मुताबिक यूनिवर्स का आगाज 13.8 अरब साल पहले एक ऐसे पॉइंट से हुआ था जिसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अगर आसान अल्फाज में समझें तो सिंगुलैरिटी यानी नुक्ता तफर्रुद। नुक्ता तफर्रुद एक ऐसा पॉइंट था जहां पूरी कायनात एक छोटे से डेंस्ड इनफाइनेटली हॉट पॉइंट पर कंप्रेस्ड हुई हुई थी। और अगर इससे ज़्यादा आसान अल्फाज में समझें तो इसकी मिसाल ऐसे है कि इसका हजम सुई के सुराख से लाखों गुना छोटा था। ये पॉइंट इतना ज़्यादा डेंस था और इसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट थी कि इसमें हमारे तमाम फिज़िक्स के कानून बेमायने हो जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ साइंस की इक्वेशंस काम करना छोड़ देती है और इंसानी अकल बेबस हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है। सिंगुलैरिटी का मतलब ये नहीं है कि स्पेस एक डार्कनेस के अंदर एक फ्लोट करती हुई बॉल थी, क्योंकि उस वक्त खुद स्पेस भी मौजूद नहीं थी। सिंगुलैरिटी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि स्पेस एक अंधेरे के अंदर मौजूद थी, बल्कि एनर्जी, मैटर और हर एक चीज़ खुद उस सिंगुलर पॉइंट के अंदर एग्जिस्ट करती थी। फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक सिंगुलैरिटी वो बाउंड्री है जहां हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स कोलैप्स होने लगती है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। इसलिए साइंटिस्ट आज भी थ्योरी ऑफ एवरीथिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स यूनाइट हो सकें, और ये अभी भी कायनात की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री में से एक है। 1927 में जॉर्जस लेमात्रे ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि यूनिवर्स एक प्रिमेबल एटम या कॉस्मिक एग से शुरू हुआ था और ये मुसलसल एक्सपेंड हो रही है। और अगर ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां ये पूरी कायनात एक छोटे डेंस पॉइंट पे कंप्रेस रही होगी। इसी तरह 1927 में एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि पूरी कायनात, ये यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है, सितारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और ये अमल फैल रहा है, चल रहा है, ये रुक नहीं रहा। ये एविडेंस बिग बैंग के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुरान जो 1400 साल पहले आया उसमें कायनात की तख्लीक का वाज़ेह ज़िक्र मौजूद है। अगर आप सूरत अल-अंबिया की आयत नंबर 30 को देखें तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे, फिर हमने उन दोनों को अलग किया और हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। ये आयत कुरान की सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली कॉस्मिक वर्सेस में से एक है जो हमारे एग्जिस्टेंस और साइंस दोनों को टच करती है। मॉडर्न मुस्लिम थिंकर्स भी इस आयत को बिग बैंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि यूनिवर्स एक सिंगुलैरिटी और डेंस पॉइंट से जन्म लेती है और फिर ये आयत एक ऐसी चीज़ बताती है जिसका इंसान हज़ारों साल पहले तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। टेक्निकली सबसे पहले बनने वाले एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम थे। हाइड्रोजन बाद में ऑक्सीजन के साथ मिलके पानी बनाता है। तो एक कॉस्मिक लेवल पर देखें तो पानी बराह रास्त अर्ली यूनिवर्स का एलिमेंटल एवोल्यूशन था।
मॉडर्न बायोलॉजी के मुताबिक भी हर नॉन लाइफ वाटर डिपेंडेंट है। इंसानी जिस्म तकरीबन 60% पानी से बना है। सेल्स के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं, वो सब एक्वस एनवायरनमेंट में होती हैं। डीएनए रेप्लिकेशन, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन फॉर्मेशन, जिंदगी का पूरा मैकेनिज्म पानी के बगैर नामुमकिन है। इसलिए नासा जब भी एलियन लाइफ तलाश करती है वो हमेशा पानी को सबसे पहले ढूंढती है। इसी तरह 1313 BCE में जूइश क्रोनोलॉजी के मुताबिक जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ताला ने तोहरा नाजिल फरमाई, जिसको हम जेनेसिस भी कहते हैं, तो उसकी सबसे पहली आयत ये थी, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ, यानी कि इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन बनाए। ज़रा गौर करें, ये सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा डिक्लेरेशन है। इस आयत में क्रिस्टल क्लियर जाहिर होता है कि कायनात की एक इब्तिदा थी जो सिंगुलैरिटी से शुरू हुई। ये बात जब अफशा हुई जब इंसान के पास ना फिजिक्स थी, ना ऑब्जर्वेटरीज, ना कॉस्मोलॉजी और ना ही कोई ऐसा इल्म। लेकिन उस ज़माने में भी ये आयत कह रही थी कि कायनात की कोई इब्तिदा है, जिस तरह सूरत अल-अंबिया में अल्लाह ताला ने इसको वाज़ेह किया। अब बात करते हैं बिग बैंग के बाद क्या हुआ था। बिग बैंग होने के बाद 3 चीज़ें जन्म लेती हैं, टाइम, स्पेस और मैटर, यानी वक्त, मकान और मादा, जिस पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स सिर्फ स्प्लिट नहीं हुआ था बल्कि इतनी तेज़ रफ्तार के साथ एक्सपेंड हुआ था जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से कर लें तो उस एक हिस्से से भी कम वक्त में यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ। साइंटिस्ट इस फेस को कॉस्मिक इन्फ्लेशन यानी कायनाती फैलाव कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट पहली बार 1980s में एलन ग्यूथ ने प्रपोज किया था। हैरत अंगेज बात यह है कि जिस कॉस्मिक इन्फ्लेशन को साइंस 20th सेंचुरी में प्रूव कर रही है उसको कुरान में 1400 साल पहले बता दिया गया था। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाता है, और आसमान को हमने कुदरत से बनाया और बेशक हम उसे वसी कर रहे हैं। यहाँ अरबिक वर्ड मोसेऊन यूज़ हुआ है जिसका मतलब है फैलाना या कंटिन्यूस फैलने वाली चीज़। ये बात जाहिर करती है कि कायनात अभी भी एक्सपेंड हो रही है और ये स्टैटिक नहीं है। इसी तरह 1929 में एडविन हबल ने डिस्कवर किया कि कायनात मुस्तकिल एक्सपेंड हो रही है और ये अमल रुक नहीं रहा। सितारे, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और यहाँ एक माइंड बेंडिंग एंगल है कि ये क्रिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, यूनिवर्स मुस्तकिल एक्सपेंड हो रहा है। यानी हम एक स्टैटिक क्रिएशन का हिस्सा नहीं है, हम एक लिविंग यूनिवर्स का पार्ट हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं कि टाइम, स्पेस और मैटर यानी कि वक्त, मकान और मादा क्या चीज़ है, ताकि हम ये समझ सकें कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था। अगर आसान अल्फाज में समझें तो टाइम यानी वक्त वो डायमेंशन है जहाँ इवेंट्स एक सीक्वेंस के अंदर फ्लो करते हैं, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल। अगर वक्त ना हो तो मूवमेंट का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ना सितारे जलेंगे, ना दिल धड़केगा, ना ही हमारी थॉट्स मूव करेंगी। वक्त को मिसाल देके और आसानी से समझाता हूँ। आप इमेजिन करें एक दरिया के अंदर है और आप पानी के अंदर बह रहे हैं। जो पानी आपके पीछे रह गया वो माजी है, जो आपके आसपास है वो हाल है, और जो आगे आने वाला है वो मुस्तकबिल। आप वक्त को महसूस कर सकते हैं लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। अब बात करते हैं स्पेस की। हम स्पेस को एक खाली जगह, एक वैक्यूम, एक डार्कनेस समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। स्पेस एक खुद रियलिटी है, एक फैब्रिक है, एक स्ट्रक्चर है। अगर स्पेस ना हो तो मूवमेंट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। ना ऊपर होगा ना नीचे, ना दाएं होगा ना बाएं, ना गैलेक्सीज के दरमियान का डिस्टेंस होगा ना कोई और चीज़। यानी कि जो चीज़ हम एग्जिस्टेंस के तौर पे एक्सपीरियंस करते हैं वो सब स्पेस के अंदर ही अनफोल्ड होती है। पुराने साइंटिस्ट स्पेस को एक एम्प्टी बैकग्राउंड के तौर पर देखते थे, लेकिन फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी के थ्रू ये बताया कि स्पेस स्टैटिक नहीं है, बेंड हो सकती है, स्ट्रेच हो सकती है और रैप भी हो सकती है। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को मैं आसान मिसाल देकर समझाता हूँ। आप इमेजिन करें आप पानी के टैंक के अंदर हैं जो ग्लास से बना हुआ है। आप पानी को देख नहीं सकते, पानी इनविजिबल है, लेकिन आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पानी के अंदर मौजूद हर चीज़ मूव कर रही है, जैसे कि फिश, वाटर मॉलिक्यूल्स या ऑक्सीजन। आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। हर चीज़ उसी के अंदर मौजूद है। अगर पानी के अंदर मूवमेंट होती है
तो उसके अंदर मौजूद हर चीज़ अफेक्ट करेगी। स्पेस का भी कुछ इसी तरह का हाल है। अब बात करते हैं मादा यानी मैटर क्या चीज़ है। हर एक वो चीज़ जो फिजिकल एग्जिस्ट करती है हम उसको मादा कहते हैं। जो जगह घेरे, जिसका कोई वजन हो, जैसे कि हमारा जिस्म, ये गैलेक्सी, ये प्लैनेट्स, ये सितारे। लेकिन हैरत की बात यह है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी मौजूद नहीं था। जिस तरह यूनिवर्स एक्सपैंड होती गई और कूल डाउन होती गई, उसी तरह एनर्जी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती गई और मैटर बनती रही। इस प्रोसेस को आइंस्टाइन की मशहूर इक्वेशन E=mc² एक्सप्लेन करती है। यानी एनर्जी और मैटर असल में एक ही चीज़ की मुख्तलिफ शक्ल है। एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकती है और मैटर एनर्जी में। बिग बैंग के माइक्रो सेकेंड्स बाद ही टाइनी पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं। सबसे पहले क्वार्क्स, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और साथ में इलेक्ट्रॉन्स। फिर इन पार्टिकल्स से मिलकर पहले एटम्स बनाए, मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम, और फिर लाखों साल बाद ग्रेविटी ने इन गैसेस को खींचकर स्टार्स बनाए। इस पूरे अमल को अल्लाह ताला कुरान में बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाता है। सूरह फुसिलत की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ जब वो धुएं की हालत में थे। यहाँ धुएं का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के मुताबिक भी अर्ली यूनिवर्स सॉलिड प्लैनेट्स और स्टार्स से नहीं बने थे। बिग बैंग के बाद पूरी कायनात एक्सट्रीमली हॉट प्लाज्मा गैसेस और कॉस्मिक क्लाउड्स की स्टेट में थी। लाखों सालों तक यूनिवर्स में सिर्फ गैसेस ही मौजूद थी, यानी कि हीलियम, और फिर ग्रेविटी ने इन गैसेस को कंप्रेस किया जिससे सितारे और गैलेक्सीज फॉर्म हुई। स्टार्स असल में जायंट कॉस्मिक फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे हाइड्रोजन जलकर नए एलिमेंट्स बनाती है, जैसे कि कार्बन, गोल्ड, कॉपर, ऑक्सीजन। यानी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम, हमारे खून में बहता आयरन और हमारी सांसों में चलती ऑक्सीजन, ये सब कभी किसी सितारे में मौजूद। इसलिए कार्ल सैगन अपनी मशहूर किताब और सीरीज में कहते हैं कि द यूनिवर्स इज विद इन अस एंड वी आर मेड ऑफ स्टारडस्ट। यानी कि यूनिवर्स खुद हमारे अंदर है और हम सितारों के जर्रों से बने हैं। अब हम इस एपिसोड के आखिरी मरहले में चलते हैं। हमने समझा बिग बैंग क्या था, हमने देखा टाइम, मैटर और एनर्जी क्या चीज़ होती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसा आंसर देती है जो इंसानी सोच को हिला कर रख दे। साइंटिस्ट के मुताबिक पहले का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि वक्त खुद बिग बैंग के बाद पैदा हुआ है। यानी जब हम ये सवाल करते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो शायद ये सवाल ही ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि पहले बोलने के लिए आपको वक्त चाहिए और वक्त खुद क्रिएशन का हिस्सा है। इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अगर कोई नॉर्थ पोल पे पहुँच के ये बोले कि इससे ज़्यादा नॉर्थ क्या है, तो जवाब होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ पहुँच के नॉर्थ की डायरेक्शन ही ख़त्म हो जाती है। ये सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स का आइडिया नहीं था। हैरत की बात यह है कि 1600 साल पहले क्रिश्चियन फिलोसोफर और थियोलॉजियन ऑगस्टिन ऑफ हिप्पो ने भी ऑलमोस्ट इसी कॉन्सेप्ट पर बात की थी। अपनी मशहूर किताब कॉन्फेशन में वो लिखते हैं, देयर वाज नो देन व्हेन देयर वाज नो टाइम। यानी कि जब वक्त ही नहीं था तो पहले या बात का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। और फिर वो आगे लिखते हैं कि खुदा तमाम औकात का बनाने वाला है और वो वक्त से पहले है। यानी 1600 साल पहले क्रिश्चियन फिलोसोफर वही बात कर रहे हैं जो आज की मॉडर्न साइंस कर रही है, कि वक्त बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। सूरह अल हदीद की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वही अव्वल है और वही आखिर है। ये आयत बहुत सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसको कॉस्मोलॉजी, मेटाफिजिक्स और फिलोसफी की रोशनी में देखें तो ये आपके दिमाग को हिला कर रखता है। अल्लाह अव्वल है यानी हर बिगिनिंग से पहले, और अल्लाह आखिर है यानी हर एंडिंग के बाद। अब जरा गौर करें, बिगिनिंग और एंडिंग दोनों वक्त के कॉन्सेप्ट हैं। हम हर चीज को टाइमलाइन में समझते हैं, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन अल्लाह हर बिगिनिंग से पहले था। इसका मतलब ये है कि खुदा वक्त के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर खुदा वक्त के अंदर एग्जिस्ट करता होता तो फिर सवाल आता कि खुदा से पहले क्या था, और हम इन्फिनिटी रेग्रेस में फंस जाते। इसलिए यहाँ एक बहुत अहम बात समझना ज़रूरी है कि वक्त क्रिएशन का हिस्सा है, खुदा क्रिएशन का हिस्सा नहीं है। और ये वो पॉइंट है जहाँ कुरान, फिलॉसफी और कॉस्मोलॉजी तीनों एक पॉइंट पर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। आज हम ये जानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी में 100 बिलियन से ज़्यादा सितारे मौजूद हैं, और यूनिवर्स में ऐसी गैलेक्सीज की तादाद इंसानी तसव्वुर से बाहर है। और सबसे अहम बात, जो यूनिवर्स हम देखते हैं वो पूरी रियलिटी भी नहीं है। साइंटिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स का डायमीटर 93
बिलियन लाइट ईयर्स है और ये सिर्फ वो हिस्सा है जब बिग बैंग के बाद की रोशनी हम तक पहुंची है। इससे आगे और क्या होगा? शायद और यूनिवर्सेस, शायद और गैलेक्सीज, या शायद इंसानी अकल की बाउंड्री, हम नहीं जानते। अब एक लम्हा हम थोड़ा ठहर जाते हैं। पूरी एपिसोड में हम बाहर की तरफ गए, सिंगुलैरिटी से कायनात तक, एटम से गैलेक्सी तक, वक्त की इब्तिदा से उसकी वुसअत तक। लेकिन अब एक दूसरी फिलोसफिकल डायमेंशन को समझते हैं। आपके अंदर ये दिल धड़क रहा है, आपकी आंखें ये एपिसोड देख रही हैं, आपके कान मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर करोड़ों न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं बिजली की तेज रफ्तार से। ये सब क्या है? ये सब वही एटम्स हैं जो 13.8 अरब साल पहले सिंगुलैरिटी में मौजूद थे। वही एटम्स जो कभी किसी सितारे के अंदर मौजूद थे, या जो कभी किसी ज़मीन पर गिरने वाले शहाब साकिब के अंदर मौजूद थे। ये वही एटम्स हैं जो कभी किसी समंदर का हिस्सा थे, या फिर कभी दरख्त की जड़ों में थे। और अब वो एटम्स आप हैं, देखते हुए, सोचते हुए और महसूस करते हुए। ज़रा ठहर कर इस बात की गहराई को देखें। कायनात के एटम्स खुद अपने आप को देख रही है, सोच रही है और सुन रही है। बिग बैंग से पहले जब न वक्त था, न मकान, न मादा, लेकिन कुछ तो था जो सब कुछ शुरू करने का इरादा रखता था। साइंटिस्ट इसका जवाब नथिंग में ढूंढते हैं, फिलोसोफर्स इसका जवाब एवरीथिंग में ढूंढते हैं, और अंबिया ने इसका जवाब हजारों साल पहले एक लफ्ज़ में दे दिया था, कुन, यानी हो जा, और वो हो गया। इसी सफ़र का नाम है उस पार। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई और आप समझते हैं कि आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा, तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों से जो आपके आसपास हैं।